बहुत समय पहले की बात है। जानवी नाम की एक लड़की मादीपुर गांव में अपनी मां पूजा और पिता रघु के साथ रहती थी। जानवी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। जानवी के माता पिता उसे पढ़ा लिखाकर एक वकील बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जानवी की पढ़ाई में लगा दी थी। एक दिन जानवी अपने माता पिता के साथ अपने पिता रघु के ऑफिस पार्टी में गई थी। पार्टी बहुत मजेदार थी। जानवी पार्टी को बहुत एंजॉय कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद जानवी और उसके माता पिता घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनकी कार के सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान मौके पर ही जानवी की मां पूजा की मृत्यु हो जाती है। आसपास खड़े लोग जल्दी से एम्बुलेंस बुला लेते हैं, जिस वजह से जानवी और उसके पिता बच जाते हैं। हॉस्पिटल में जब जानवी की आंख खुलती है तो वो अपने पिता और डॉक्टर को अपने सामने देखती है। वो उन दोनों से अपनी माँ के बारे में पूछती है। पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ से मिलना है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं पिताजी? माँ कहाँ है पिताजी? माँ, आप कहाँ है माँ? देखो ना, मुझे कितनी चोट आई है, मुझे दर्द हो रहा है माँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। डॉक्टर जानवी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। जानवी बार बार अपनी माँ से मिलने की जिद करने लगती है। जानवी के बार बार पूछने के बाद जानवी के पिता रघु उसे उसकी माँ की मृत्यु की खबर दे देते हैं। ये सब सुनकर जानवी बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे चुप हो जाओ मेरी बच्ची, देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारी माँ अब हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना बेटी। जानवी के पिता उसे बहुत समझाते हैं और उसके ठीक होने पर उसे घर वापस ले आते हैं। कुछ दिनों तक जानवी कुछ नहीं बोलती, वो अपने आप में ही गुमसुम सी रहने लगती है। ये देखकर जानवी के पिता रघु को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर वो पड़ोसियों के समझाने के बाद जानवी की खुशी के लिए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जानवी के पिता रघु एक रूपाली नाम की विधवा औरत से शादी कर लेते हैं और जानवी से उसका परिचय कराते हुए कहते हैं, देखो जानवी बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है, अब से यही तुम्हारा ध्यान रखेंगी। क्या सच में पिताजी, ये मेरी नई माँ है? अपनी नई माँ के बारे में सुनकर जानवी बहुत खुश होती है और नाचने लगती है। कुछ दिनों तक जानवी की नई माँ रूपाली उसका बहुत ध्यान रखती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। रूपाली ने अब रघु के दिल में जगह बना ली थी और रघु अब उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा था। कुछ महीनों बाद रूपाली को एक बेटी हो जाती है, जिसका नाम वो टीना रखती है। रूपाली का अपना बच्चा होने के बाद उसका ध्यान जानवी से पूरी तरह हट जाता है और वो जानवी को नजरअंदाज करने लगती है। दिन बीतने के साथ साथ रूपाली को जानवी खटकने लगती है, क्योंकि रघु अपनी सारी जमा पूंजी जानवी की पढ़ाई में लगा रहा होता है। ये सब देखकर रूपाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन रघु रूपाली से कहता है, रूपाली, मैं सोच रहा था कि क्यों ना जानवी का एडमिशन शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवा दूं। जानवी पढ़ने में बहुत होशियार है, अगर शहर जाकर पढ़ेगी तो हमारा नाम रोशन करेगी। रूपाली को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो रघु की बातों को टाल नहीं सकती थी, इसलिए वो एडमिशन के लिए मान जाती है। उसके बाद रघु जानवी के पास जाता है और उससे कहता है, जानवी, मैंने आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारा एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया है। तुम्हें कल शाम को यहाँ से शहर के लिए निकलना होगा, क्योंकि अब तुम शहर जाकर पढ़ोगी, इसलिए तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत भी होगी। तो तुम आज अपनी माँ के साथ जाकर बाजार से कुछ नए कपड़े लेकर आ जाना। लेकिन पिताजी, मुझे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे कपड़ों के लिए जो पैसे देना चाहते थे, उन पैसों को आप संभाल कर रख लीजिए। भविष्य में वो पैसे हमारे काम आएंगे। अरे मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम अपनी माँ के साथ चली जाना और अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े ले आना। इतना कहकर रघु वहाँ से चला जाता है और फिर रूपाली के पास जाकर उससे कहता है, रूपाली, ये लो कुछ पैसे, तुम जानवी के साथ बाजार चली जाना और उसे सुंदर सुंदर कपड़े दिला लाना।
कल उसे शहर के लिए निकलना है, शहर में उसके काम आएंगे। इतना कहकर रघु रूपाली को पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। उस समय रूपाली को बहुत गुस्सा आ रहा था। रूपाली जानवी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, क्यों रे जानवी, तू पूरा दिन अपने पिता के पैसे खर्च करवाती रहती है? तेरे पास कपड़ों की कमी है क्या, जो तूने आज अपने पिता से कपड़े मांग लिए? नहीं माँ, मैंने तो पिताजी को मना ही किया था, लेकिन पिताजी कहने लगे कि कॉलेज में जाकर कुछ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे आपके साथ बाजार जाने के लिए कहा है। उसके बाद रूपाली बेमन से गांव से बाहर एक बड़े बाजार में ले जाती है। रूपाली जानती थी कि जानवी को उस जगह की जानकारी नहीं है। रूपाली जानवी को बड़े बाजार के बीचों बीच खड़ा कर देती है। बड़े बाजार का नजारा देखकर जानवी रूपाली से कहती है, माँ, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं यहाँ खो न जाऊँ। अरे डरने की कोई बात नहीं है, इस बड़े बाजार में हमेशा इतनी ही भीड़ होती है और अब तुम्हें इस भीड़ की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि शहर में भी हर जगह ऐसी ही भीड़ होती है। तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो, मैं यहीं खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है माँ, आप यहीं पर रुकिए, मैं बस अभी कपड़े लेकर आती हूँ। इतना कहकर जानवी कपड़े लेने चली जाती है। तभी मौका देखकर रूपाली वहाँ से भाग जाती है। अब मैं भी देखती हूँ ये जानवी की बच्ची घर वापस कैसे आती है। रूपाली वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जानवी जब कपड़े खरीद कर वापस आती है तो उसे कहीं भी अपनी माँ रूपाली नजर नहीं आती। ये देखकर जानवी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। बड़े बाजार जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह की जानवी को बिल्कुल भी आदत नहीं थी और न ही उसे जानकारी थी। जानवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब घर कैसे जाए। जानवी बड़े बाजार से निकलकर चलने लगती है और वो एक सड़क पर पहुंच जाती है। जानवी इतनी ज्यादा परेशान होती है कि उसके सामने आ रही गाड़ी उसे दिखाई नहीं देती। जानवी का एक्सीडेंट होने ही वाला था। तभी वहाँ दो परियां आकर उसे बचा लेती है। दोनों परियां बहुत ही खूबसूरत थी। एक परी दिखने में बिल्कुल सोने के जैसी थी और दूसरी बिल्कुल चांदी जैसी चमक रही थी। दोनों परियों को देखकर जानवी हैरान हो जाती है और फिर जानवी उन दोनों से कहती है, आप दोनों कौन हैं? ये सुनकर सोने जैसी दिखने वाली परी कहती है, अरे अरे डरो मत जानवी, हम दोनों परी लोक से यहाँ आए हैं। मेरा नाम सोन परी है और ये मेरी बहन चंदा परी। हम दोनों अक्सर पृथ्वी लोक पर जरूरतमंद लोगों की और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने आते हैं। हमने तुम्हें बाजार में खोया देखा, हम तभी से तुम्हारे पीछे थे और अभी अभी तुम्हारा एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन समय रहते हमने तुम्हारी जान बचा ली। एक बात बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम बाजार में खो कैसी गई? परी जी, मेरी सौतेली माँ है जो मुझे बड़े बाजार में छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। मैं जानती हूँ कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रही है। ये तो बहुत गलत बात है, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जानवी अपनी दुख भरी कहानी दोनों परियों को सुनाती है। ये सुनकर दोनों परियां बहुत निराश होती है और जानवी की मदद करने की सोचती है। परियां अपने जादू से जानवी को उसके घर पहुंचा देती है। जानवी जब रूपाली के सामने आती है तो वो जानवी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे तुझे तो मैं बाजार में छोड़कर आई थी, करमजली तू मेरा पीछा छोड़ेगी कि नहीं? माँ, ऐसा मत कहिए, भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपके कामों में आपकी मदद करती हूँ। मुझे तो एक आंख नहीं भाती, रुक, आज मैं तेरा सारा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। रूपाली जानवी को जान से मारने वाली होती है कि तभी वो दोनों परियां वहां आकर जानवी को बचा लेती है और फिर वो दोनों परियां रूपाली को अच्छा सबक सिखाने के लिए उसे एक पत्थर की सिल्ली में बदल देती है। उसके बाद रूपाली मन ही मन अपने की पर पछतावा करने लगती है, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। दोनों परियां वहां से चली जाती है और उसके बाद जानवी अपने पिता और छोटी बहन टीना के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। ये कहानी खुशबू नाम की एक लड़की की है। खुशबू को सिलाई का बहुत शौक था। कुछ दिन बाद खुशबू की शादी होने वाली थी। पूरा घर शादी की तैयारियों में लगा था। खुशबू भी अपनी शादी के लिए लहंगा सिलने में व्यस्त थी।
खुशबू ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ था, इसलिए अपने हुनर को ध्यान में रखते हुए वो अपने लिए सबसे सुंदर और यूनिक लहंगा बनाना चाहती थी। बहुत मेहनत करके वो अपने लहंगे का दुपट्टा तैयार कर लेती है और उसे ओढ़कर खुद से ही कहती है, हाय, अपने दुपट्टे को मैंने कितना सुंदर सजाया है और ये बॉर्डर कितना प्यारा लग रहा है। इसे मैं ओढ़कर अपने पिया के सामने डांस करते हुए जाऊंगी, इस गाने पर नाचते हुए। तेरे नाल मैं आवांगी, ससुराल मैं जावांगी। खुशबू अपना ही दुपट्टा पहनकर नाच रही थी। तभी उसके पास उसके पड़ोस में रहने वाली श्रेया नाम की 6 साल की बच्ची अपनी गुड़िया लेकर आती है और कहती है, दीदी देखो ना, आपकी शादी होने वाली है। शादी में पहनने के लिए मम्मी हम सबके कपड़े ले आई, लेकिन मेरी गुड़िया के कपड़े लेकर नहीं आई। आप मेरी गुड़िया के कपड़े सिल दो ना। अरे नहीं बेटा, मेरी मशीन खराब हो जाएगी। गुड़िया के कपड़े तो तुम्हारी मम्मी भी सिल कर दे सकती है। बना दो ना दीदी, आपके पास सिलाई मशीन है और आपको बहुत सुंदर कपड़े सिलने आते हैं। ये सही आफत पाल रखी है मैंने। तुम्हारी गुड़िया के कपड़े सिलने के लिए तो मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। लाओ, सिल ही देती हूँ। ऐसा कहकर खुशबू गुड़िया के कपड़े सिल देती है। वो कपड़ा श्रेया अपनी गुड़िया को पहना कर कहती है, अरे वाह दीदी, आपने मेरी डॉल के लिए तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। थैंक यू सो मच। अब देखना, आपकी शादी में मेरी गुड़िया आपसे भी ज्यादा सुंदर दिखेगी। हाँ, मेरी शादी थोड़ी ना है, तेरी गुड़िया की ही तो शादी है। मेरा दूल्हा तेरी गुड़िया को पसंद करके ले जाएगा। चलो अब जाओ यहाँ से, मेरा समय मत खराब करो। मुझे अपनी शादी के लिए लहंगा भी सिलना है। अभी तो सिर्फ मैंने उसका दुपट्टा ही बनाया है। खुशबू की बात सुनकर श्रेया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद खुशबू अपने लहंगे के कपड़े की कटिंग करने लगती है। लहंगे की कटिंग करने के बाद वो लहंगा सिलने जा ही रही थी कि तभी उसके भाई और बहन अपने हाथ में कपड़ा लेकर आते हैं और कहते हैं, दीदी देखो, मैं अपने लिए कितना सुंदर लहंगा खरीद कर लेकर आई हूँ। दीदी मेरे लिए इस लहंगे का ब्लाउज सिल दो ना, और हाँ, लहंगा भी मेरे नाप का फिटिंग कर देना और मेरे ब्लाउज की स्लीव्स फुल रखना। मुझे फुल स्लीव्स वाले ब्लाउज बहुत पसंद है। हाँ दीदी, मेरा भी कुर्ता सिल दो। मार्केट में रेडीमेड कुर्ता मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मेरे घर में तो खुद ही टेलर है, तो क्यों ना मैं कपड़ा खरीद लेता हूँ। देखो मैंने कितना सुंदर कपड़ा खरीदा है। अब आप फटाफट मेरे लिए कुर्ता सिल देना। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मेरी शादी में पहनने वाले कपड़े तुम मुझसे ही सिलवा रहे हो? थोड़ा तो दुल्हन का लिहाज रखो। तुमने तो मुझे दर्जी बना दिया। दीदी आप भी अच्छा मजाक कर लेती हो। हमने आपको दर्जी बना क्या दिया? आप तो पहले से ही दर्जी हो। अब आपने फैशन डिजाइनिंग किया है तो हमें उसका कुछ तो फायदा उठा लेने दीजिए। उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप चली जाओगी, फिर हमें बाहर से ही ये सारे काम करवाने पड़ेंगे। छोटी बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। मीठी मीठी बातें बोलकर अपना काम कैसे निकलवाना है तुम दोनों को बहुत अच्छे से आता है। बहुत समझती हूँ मैं तुम दोनों की चालाकी। रख दो, अपने कपड़े सिल दूंगी। खुशबू के भाई बहन खुश होकर अपने कपड़े वहाँ रखकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी खुशबू के पास उसके कजन भाई बहन भी आते हैं और वो भी अपने कपड़े खुशबू को देकर चले जाते हैं। क्योंकि वो रिश्तेदार के बच्चे थे, इसलिए खुशबू उन्हें मना नहीं कर पाती। उनके जाने के बाद घर में इतने सारे कपड़े देखकर खुशबू खुद से ही कहती है, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। अपनी ही शादी में दर्जी बनकर कपड़े सिलने पड़ रहे हैं। दुल्हन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एक हफ्ते का समय लगाकर खुशबू सभी के कपड़े सिलकर तैयार कर देती है। शुक्र है मैंने सबके कपड़े सिल दिए, लेकिन अभी भी मेरा लहंगा सिलने को बाकी है। जब दुल्हन ही अपनी शादी में तैयार नहीं हो पाएगी तो ये लोग इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के क्या करेंगे। मेहंदी के लिए एक दिन बचा है। अगर आज लहंगा सिलकर तैयार नहीं किया तो मेहंदी लगने के बाद कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कहकर खुशबू अपना लहंगा सिलने में लग जाती है, लेकिन तभी खुशबू की सिलाई मशीन चलना बंद हो जाती है और उसकी मशीन की सुई भी टूट जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरा लहंगा कैसे सिलेगा? मेरी शादी के फंक्शन भी शुरू होने वाले हैं। लगता है मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में शादी के योग है ही नहीं। खुशबू परेशान होकर रोने लगती है, क्योंकि उसके पास दूसरा लहंगा खरीदने के लिए ना पैसे थे और ना लहंगा सिलने के लिए वक्त था। ऊपर से उसकी सिलाई मशीन भी खराब हो चुकी थी। अगले दिन से शादी की रस्में शुरू हो गयी। खुशबू को मेहंदी लगाई जा रही थी, लेकिन उसके मन में तो एक ही चिंता थी। मेरे हाथों में मेहंदी लग गई। अब मैं आज तो अपना लहंगा नहीं सिल पाऊंगी। कल हल्दी का फंक्शन होगा, परसों संगीत का, उसके बाद शादी। क्या भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हो? खुशबू की परेशानी देखकर खुशबू की मरी हुई दादी माँ उसकी सिलाई मशीन के पास प्रकट होती है और उसकी सिलाई मशीन को जादुई सिलाई मशीन में बदल देती है।
पोती की शादी में जिंदा नहीं हूँ तो क्या हुआ, पोती की मदद तो कर ही सकती हूँ। शादी भी ऊपर से देख ही लूंगी। अब ये जादुई सिलाई मशीन हमेशा उसके काम आएगी। ऐसा कहकर दादी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जादुई सिलाई मशीन अपने जादू से खुशबू का लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। रात को खुशबू जब अपने कमरे में आती है तो उसकी नजर अपने लहंगे पर जाती है। वो कहती है, ये क्या, मेरा लहंगा सिल चुका है, लेकिन ये किसने किया? मेरी मशीन तो खराब हो गई थी, अभी बिल्कुल ठीक लग रही है। ये सब हो क्या रहा है? खुशबू ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ पर आकर कहती है, बेटा थक गई होगी, आराम कर ले, अभी बहुत सारे फंक्शन रह रहे हैं, कल के बाद बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा तुझे। अपनी माँ की बात मानकर खुशबू सो जाती है। शादी में व्यस्त होने के कारण लहंगा अपने आप कैसे सिल गया इस बात पर वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। शादी वाले दिन खुशबू अपना लहंगा पहनकर नाचते हुए स्टेज पर चली जाती है। खुशबू को देखकर उसका दूल्हा अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, हाय, क्या ये मेरी खुशबू है? तुम तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो। अपनी तारीफ सुनकर खुशबू शर्मा जाती है। कुछ ही देर में दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद फूलों की बहार से उसके ससुराल वाले उसका स्वागत करते हैं। खुशबू अपने ससुराल में बहुत प्यार से रहने लगती है। खुशबू की माँ ने उसकी सिलाई मशीन उसके ससुराल में ही भिजवा दी थी। कुछ दिन बाद खुशबू की नंद कॉलेज जा रही थी, तभी उसकी बहुत महंगी ड्रेस कील में फंसकर फट जाती है। हे भगवान, मेरी इतनी महंगी ड्रेस फट गई, कॉलेज जाने में भी देर हो रही है, मेरी फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रही होंगी। वहाँ खड़ी खुशबू अपनी नंद से कहती है, अरे नंद जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपको पता नहीं क्या, आपकी भाभी टेलर है, अभी 5 मिनट में आपकी ड्रेस फिक्स कर दूंगी, आप अपनी ड्रेस निकाल कर दीजिए मुझे। खुशबू की नंद उसको अपनी ड्रेस निकाल कर दे देती है। ड्रेस ले जाकर खुशबू मशीन के ऊपर रख देती है और ड्रेस के मैचिंग का धागा ढूंढने लगती है। इसी बीच जादुई सिलाई मशीन वो ड्रेस अपने जादू से बिल्कुल ठीक कर देती है। खुशबू जैसे ही अपनी सिलाई मशीन के पास आती है तो उस ड्रेस को सिला हुआ पाती है। मैं तो धागा ढूंढ रही थी, ये ड्रेस अपने आप कैसे सिल गई? ऐसा ही मेरी शादी के दिन हुआ था। तभी वहाँ पर खुशबू की नंद आ जाती है। हो गया क्या भाभी? हाँ हो गया, आप फटाफट कॉलेज चली जाइए। थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत अच्छी हो। ऐसा कहकर अंजलि अपनी ड्रेस लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद खुशबू की सास ढेर सारे कपड़े खुशबू के पास लेकर आती है और कहती है, बहू, तेरी सिलाई के हमारे मोहल्ले में बहुत चर्चे हो रहे हैं। कुछ लोगों ने तुझे अपने सूट सिलने के लिए दिए हैं, कह रहे थे बदले में अच्छी खासी कीमत दे देंगे, तो मैंने सोचा घर बैठे तू भी कुछ पैसे कमा लेगी, इसलिए मैं ये कपड़े ले आई, 1 हफ्ते में सारे कपड़े सिल दियो। ऐसा कहकर खुशबू की सास वहाँ से चली जाती है। खुशबू अपने मन में सोचती है, चलो अच्छा हुआ, जो पैसे आएंगे उसे मैं अपने पास रख लूंगी, कभी फ्यूचर में काम आ जाएंगे। खुशबू एक जोड़ी कपड़े सिल लेती है। उसके बाद घर के काम करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है और उसके सीधे हाथ में बहुत दर्द होने लगता है। हे भगवान, मेरा सीधा हाथ कितना दुख रहा है, अब मैं इतने सारे काम कैसे करूँगी? ऐसा सोचते हुए खुशबू वापस अपने कमरे में चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सारे कपड़े सिलकर तैयार हो चुके हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है, अरे ये सारे कपड़े अपने आप तैयार कैसे हो गए? मैंने तो इनकी कटिंग भी नहीं की थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी गैर हाजिरी में कोई मेरे कपड़े सिल देता है। मेरी शादी वाला लहंगा भी अपने आप सिल गया था। क्या करूं, कैसे पता करूं? जो भी ये कार्य कर रहा है प्लीज मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है। तभी खुशबू की दादी की आत्मा उसके सामने आ जाती है और वो कहती है, बेटी, जीते जी मैं तुझे कोई तोहफा नहीं दे पाई थी और तेरी शादी से पहले भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया और तू इतनी परेशानी में थी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने तेरे सिलाई मशीन को जादुई सिलाई मशीन बना दिया है। तुझे जो भी कपड़े सिलने हो तो बस कपड़ा सिलाई मशीन के ऊपर रख देना, सिलाई मशीन कपड़ा अपने आप सिल देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी, अब मैं अपना बुटीक खोल लूंगी। हाँ बेटा, ऐसे ही हमेशा खुश रहना, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर खुशबू की दादी वहाँ से चली जाती है। खुशबू जादुई मशीन वाली बात अपने परिवार को बताती है, जिसके बाद सभी मिलकर खुशबू को एक बुटीक खुलवा देते हैं। खुशबू उस बुटीक में अकेले ही काम करती है।
एक दिन में ही वो ढेर सारे कपड़े जादुई मशीन की वजह से सिलकर तैयार कर देती थी, जिस कारण बहुत बड़े बड़े ऑर्डर उसे मिलने लगे। और खुशबू ने अपनी दादी की जादुई सिलाई मशीन के कारण ढेर सारी दौलत के साथ बहुत नाम भी कमाया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी।